हेलो फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी दोस्तों, जो कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर में दोस्तों लैंग्वेज ये मतलब कि लैंग्वेज है दोस्तों हिंदी, जो कि आपके दोनों लैंग्वेज में आपको के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स ये सेशन हमारा। देखिए दोस्तों, ये अभी तक में दोस्तों इसका हम 204 क्वेश्चन अभी तक में दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट चल रहा है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है दोस्तों, पार्ट सेकंड इसके बाद दोस्तों हम करवाएंगे। तो जो फ्रेंड्स अभी तक वो मेरा फर्स्ट सेशन है, इससे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके जरूर देख लीजिए। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, सचिन सर हिंदी करके, आपको टोटल मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको सीटेट जुलाई में जो परीक्षा होने वाली फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही दोस्तों समझिए रामबाण है आपके लिए दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। देखिए 205 नंबर वर्ड मतलब क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों 204 का ये मतलब कि सोल्यूशन है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों अधिगम प्रतिफल, लर्निंग और आउटकम्स। मतलब शिक्षार्थी द्वारा किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति, टेंडेंसी आदि का वर्णन करने वाले कथन अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे अधिगम प्रतिफल से यह निश्चित किया जाता है कि छात्र ने पढ़े हुए पाठ्यक्रम से किस स्तर तक सीख पाया है, अर्थात छात्र की उस विषय में दक्षता, निपुणता, प्रोफिशिएंसी कितनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। 205 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखने समझने में शामिल हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मानस मंथन। तब मुख्य बिंदु नोट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मानस मंथन करेंगे, तब मुख्य बिंदु को नोट करेंगे, तब एक रूपरेखा तैयार करेंगे दोस्तों, फिर प्रारूप लिखेंगे उसका, तब फिर संपादन करेंगे, फिर लास्ट में दोस्तों अंतिम रूप उसको दे देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा दोस्तों। देखिए आप लोग दोस्तों एक बार प्रक्रिया फ्रेंड्स, प्रक्रिया आधारित लेखन, प्रक्रिया आधारित लेखन में देखिए फ्रेंड्स, प्रक्रिया आधारित लेखन के चरण। प्रक्रिया आधारित लेखन में बालक को एक प्रक्रिया के अंतर्गत लिखना सिखाया जाता है। इसमें लेखन प्रक्रिया एक क्रम से होते हैं दोस्तों। इसमें प्रक्रिया आधारित लेखन के चरण, स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग बेस्ड राइटिंग देखिए दोस्तों। सबसे दोस्तों देखिए प्री राइटिंग, लेखन पूर्व, तब प्रारूपण होता है दोस्तों ड्राफ्टिंग, तब संशोधन होता है दोस्तों अमेंडमेंट, फिर संपादन होता है एडिटिंग, फिर प्रकाशन होता है पब्लिकेशन लास्ट में। लेखन कौशल के उपागम अप्रोचेज ऑफ राइटिंग स्किल्स, प्रक्रिया आधारित उपागम है दोस्तों प्रोसेस बेस्ड। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, फिर देखिए लेखन कौशल का उत्पाद उपागम प्रोडक्ट अप्रोच और टू राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट देखिए लिखने के द्वारा लिखना सिखाना प्रक्रिया आधारित लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। लेखन का प्रक्रिया उपागम प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर रूपरेखा तैयार करना फ्रेंड्स, फिर प्रारूपम ड्राफ्टिंग, फिर पुनरावृत्ति रिपीटिशन, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर अंतिम रूप स्वरूप देना दोस्तों फाइनलाइज राइटिंग दी फाइनल ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य स्टेटमेंट से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ये हो जाएगा दोस्तों अध्ययन कौशल रीडिंग स्किल्स, अध्ययन कौशल रीडिंग स्किल्स। देखिए फ्रेंड्स अध्ययन कौशल रीडिंग स्किल्स, अध्ययन कौशल का तात्पर्य ऐसे शिक्षण कौशल से है जिसमें छात्र, देखिए फ्रेंड्स अध्ययन कौशल रीडिंग स्किल्स, अध्ययन कौशल का तात्पर्य ऐसे शिक्षण कौशल से है जिसमें छात्र किसी विषय की पाठ्य वस्तु पढ़ते समय उसके मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए अपनी नोटबुक में मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं। अर्थात अध्ययन कौशल नई जानकारी को व्यवस्थित करने और उसे बनाए रखने से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने आमने सामने के अंत क्रिया इंटरेक्शन के लिए करते हैं दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स सही होगा दोस्तों, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स। देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक जिम क्यूमिंस ने बिक्स की अवधारणा दी। बिक्स की फुल फॉर्म बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का प्रयोग हम दैनिक बोलचाल की भाषा के लिए करते हैं। यह उस भाषा से संदर्भित इन्फर्ड है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें भाषा को अनौपचारिक रूप इनफॉर्मल फॉर्म से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती हैं और कहती है कि न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर
चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट सही होगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स से तात्पर्य पढ़ा हुआ समझकर उसके पक्ष में विपक्ष दोनों दृष्टिकोण से अपनी बात रख पाना है। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल से यह पता लगाया जा सकता है कि ज्ञान को किस तरह रचा जा रहा है और छात्रों तक किस तरह पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़ मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र एवं वह अध्यापकों को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा फ्रेंड्स? परिभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता दोस्तों ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, परिभाषिक योग्यता बहुभाषा का ही एक लचीला रूप है। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं जानता है और जैसी परिस्थिति समय व्यक्ति हो उसी के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करता है, अर्थात परिभाषा व्यवहार बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखता है। परिभाषा व्यवहार ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी बच्चों की भाषाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है। परिभाषा व्यवहार का तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के भाषाओं के प्रयोग से है, जबकि परिभाषिक योग्यता वह है जब कोई व्यक्ति अनेक भाषाएं जानता हो और परिस्थिति के अनुसार उन भाषाओं का सही इस्तेमाल कर सकता हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका भाषा अधिगम में भाषा को किसी संस्था विद्यालय के माध्यम से सीखा जाता है। भाषा अधिगम के लिए एफर्ट्स और शिक्षक की आवश्यकता होती है क्योंकि भाषा अधिगम भाषा के औपचारिक प्रयोग से संबंधित है। भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें बालक भाषा सीखते समय अपनी प्रथम भाषा मातृभाषा से सहायता लेते हैं, अर्थात मातृभाषा द्वितीय भाषा सीखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, अर्थात छात्र नई भाषा में आए शब्दों को अपनी प्रथम भाषा के आधार पर समझता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित को समझिए, सही विकल्प का चयन कीजिए फ्रेंड्स। अभिकथन देखिए, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क है दोस्तों, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, दोनों सही है और सही व्याख्या भी दोस्तों ये कर रहा है फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ना सीखने के शुरुआती चरणों में बालक की शब्द संपदा बहुत सीमित होती हैं। यही कारण है कि बालक संज्ञा नाउन की जगह क्रियाओं वर्ब्स जैसे आना, जाना, खाना आदि शब्दों का प्रयोग अधिक करता है। बाल्यावस्था में बालक की भाषा क्रियाविधि गतिविधियों पर आधारित होती है। जैसे कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किसी भाषा से प्रकार से पढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए आगमनात्मक दोस्तों बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इंडक्टिव तरीके से बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि से भाषा को सिखाने के लिए भाषा के प्रयोग को विशेष बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि भाषा सिखाने के लिए मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं बनाती है, अर्थात लक्ष्य भाषा को उसी भाषा में सिखाया जाता है दोस्तों। और देखिए यदि यही विधि व्याकरण के नियम रटने पर केंद्रित नहीं होती हैं बल्कि भाषा प्रयोग के प्रचुर अवसर प्रदान करती हैं। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से सिखाया जाता है, अर्थात उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भाषा सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ने के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 देखिए फ्रेंड्स, नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना दोस्तों ये प्रभावशाली नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 दोस्तों ये संदर्भ सही है दोस्तों। उचित संप्रेषण कम्युनिकेशन द्वारा नियम संप्रेषण करना, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक रिलेवेंट नियम प्रस्तुत करना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना। 1, 2, 3 दोस्तों सही है। व्याकरण सदैव संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने से तात्पर्य यह है कि पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। उचित संप्रेषण बातचीत के माध्यम से व्याकरण के नियम संप्रेषित करना, वास्तविक जीवन से जोड़कर व्याकरण के नियम प्रस्तुत करना, अर्थात नियमों को याद करना, रटवाना व्याकरण सिखाने के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं दोस्तों? ऑप्शन 3 देखिए इसका सही है दोस्तों, इसे सुनकर दोस्तों।
मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं फ्रेंड्स, इसे सुनकर दोस्तों हम लोग अर्जित करते हैं दोस्तों। बालक अपनी मातृभाषा प्रथम भाषा का सदैव अर्जन अधिग्रहण करते हैं। मातृभाषा को अपने आसपास के वातावरण से सुनकर अर्जित किया जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है फ्रेंड्स। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट निगमनात्मक, डिडक्टिव दोस्तों, डिडक्टिव। देखिए दोस्तों, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि द्वारा व्याकरण सिखाने में बालक को पहले नियम बताए जाते हैं तथा तत्पश्चात उदाहरण दिए जाते हैं, वही दोस्तों डिडक्टिव मेथड होगा निगमन विधि। नेक्स्ट देखिए, निगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र, टीचिंग फार्मूला बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। नियम से उदाहरण की ओर, रूल्स टू एग्जाम्पल, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मैक्रो टू मैक्रो, जटिल से सरल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अतः व्याकरण सिखाने की यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारण का पता किस प्रकार लगाएंगे फ्रेंड्स। ये दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट निदानात्मक परीक्षण दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा। तो निदानात्मक परीक्षण दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट बालक को अधिगम संबंधी कठिनाइयों, लर्निंग डिफिकल्टीज का पता लगाने के लिए किया गया परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इस परीक्षण द्वारा शिक्षक यह पता करता है कि बालक के सीखने में कहाँ कमी रह गई और उसके पश्चात छात्र की कमियों को दूर करना। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों के मजबूत और कमजोर बिंदु का पता लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 217 नंबर क्वेश्चन है, स्वर शैली लहजा किसमें भिन्नता दर्शाता है फ्रेंड्स। किसमें भिन्नता दर्शाता है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए 2 नंबर दोस्तों, स्तर पिच में दोस्तों ये भिन्नता दर्शाता है फ्रेंड्स। शैली लहजा टोन, भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है, अर्थात स्तर पिच का अर्थ है कि भाषा किस टोन, हाई टोन, लो टोन में प्रस्तुत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, मूल्यांकन 4 नंबर, मूल्यांकन फ्रेंड्स, मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, यही कथन सही नहीं फ्रेंड्स। देखिए और देखिए, मूल्यांकन मापन की अधिक सारगर्भिक सामग्री है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित होता है कि अधिगमकर्ताओं क्या और कैसे सीख रहा है। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है दोस्तों। मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है दोस्तों, अचीवमेंट का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है दोस्तों। अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका 4 नंबर सही होगा दोस्तों, कि शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना फ्रेंड्स। देखिए, रचनावादी उपागम बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड है। रचनावादी उपागम के अनुसार बालक गतिविधि करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए रचनावादी शिक्षक को बालक को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के प्रचुर अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक के अनुभवों, गलत अवधारणा, मिसकंसेप्शन को कक्षा में स्थान देना चाहिए। बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्व पठन प्री रीडिंग से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा दोस्तों, मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। पूर्व पठन प्री रीडिंग से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। जब कोई शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व बच्चों को उस पाठ पर अपने विचार साझा करने के लिए कहता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह छात्रों को उस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहता है तथा छात्र की जानकारी का मूल्यांकन करना चाहता है, जिससे वह छात्र को उचित तरीके से शिक्षा दे सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इसका देखिए, प्रतिपुष्टि फीडबैक दोस्तों, प्रतिपुष्टि फीडबैक। निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी फ्रेंड्स, तो प्रतिपुष्टि फीडबैक। देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रेषण देखिए, निम्नलिखित में किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय परिवर्तन प्रक्रिया कहलाएगी फ्रेंड्स, याद रखिए प्रतिपुष्टि फीडबैक। और संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण, संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। देखिए, प्रेषक सेंडर, संदेश मैसेज, प्रतिपुष्टि फीडबैक, माध्यम मीडियम, ग्रहणकर्ता रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य
कार्य है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, कि कक्षा को 4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ्य सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पठन पूर्व गतिविधि प्री रीडिंग एक्टिविटी, पढ़ने से पहले पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करना। पठन के समय की गतिविधि रीडिंग टाइम एक्टिविटी पढ़ाने के साथ साथ पाठ्य सामग्री भाषा को डिकोडिंग और समझने के लिए सुगमता प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पठन उपरांत गतिविधि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी पढ़ी गई इस पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 देखिए दोस्तों, ए बी सही है दोस्तों, ए बी इसका सही होगा। ये है दोस्तों, आकलन शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। बी है दोस्तों, आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है दोस्तों। ऑप्शन ये दोनों दोस्तों सही होगा। ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर सही है। नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन आकलन का उद्देश्य असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखिए फ्रेंड्स, देखिए आकलन का उद्देश्य बालक की शिक्षा संबंधी कमियों का पता लगाकर उनमें सुधार करना है। आकलन शिक्षार्थियों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या नहीं सीखा है। आकलन के माध्यम से यह देखा जाता है कि बालक के पूर्व ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, अर्थात शिक्षार्थियों का स्वयं के साथ आकलन। जैसे फ्रेंड्स, सहपाठियों के साथ आकलन अर्थात सहपाठियों के साथ तुलना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में कैटेगराइज करना, उच्च कक्षाओं में पदोन्नत करना आकलन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुछ गतिविधियां दी गई है, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करें, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। ए और बी है दोस्तों, इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका दोस्तों देखिए 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। 1 का देखिए भूमि निर्वहन दोस्तों, भूमि निर्वहन का 1 का सी हो जाएगा दोस्तों, गत्यात्मक अधिगम है दोस्तों, गत्यात्मक अधिगम है फ्रेंड्स भूमि निर्वहन। और 2 का देखिए दोस्तों सारांशीकरण, तो सारांशीकरण का 2 का डी हो जाएगा दोस्तों, रचनावादी उपागम। और नेक्स्ट देखिए निर्देशित डायरेक्ट कथा लेखन फ्रेंड्स, ये क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रेंड्स सहारा देना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स भाषा पत्रिका, ये बी हो जाएगा दोस्तों, तरह तरह की पाठ्य सामग्री से परिचय हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए भूमिका निर्वहन, रोल प्ले के द्वारा छात्रों को किसी नाटक, कहानी, एकांकी का एक पात्र दिया जाता है और छात्रों से उस पात्र का अभिनय करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार छात्र वास्तविक संप्रेषण तथा गत्यात्मक क्रिया द्वारा भाषा सीखते हैं। इस प्रकार बालक रुचिपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। सारांशीकरण फ्रेंड्स मेमोराइजेशन, सारांशीकरण का तात्पर्य पूरे पाठ के केंद्रीय भाव को समझने से है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार बालक की शिक्षा कहानी, कविता आदि के द्वारा प्रारंभ की जानी चाहिए, जिसमें बालक को एक एक शब्द का ज्ञान न कराकर पाठ को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। निर्देशित पठन देखिए फ्रेंड्स, गाइडेंस रीडिंग, निर्देशित पठन में शिक्षक छात्रों को सहारा प्रदान करता है, अर्थात छात्र द्वारा शिक्षक के निर्देशन में किया जाने वाला पठन निर्देशित पठन गाइडेड रीडिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाषा पत्रिका, लैंग्वेज मैगजीन, जब छात्रों को भाषा सिखाने के लिए शिक्षक भाषा पत्रिका का प्रयोग करता है तो शिक्षक का तात्पर्य बच्चों की विविध पाठ्य सामग्री से परिचित करवाने से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत कहना पठन किस प्रकार से मदद करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 देखिए इसका सही होगा, यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन है, भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान के लिए जब छात्र विस्तृत पठन, डिटेल्ड रीडिंग, व्यापक पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो इससे छात्रों के शब्द भंडार और भाषा की सही संरचना पहचानने में मदद मिलती है। अर्थात छात्र व्यापक पठन अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, जिससे वे अपने शब्द भंडार, वोकैबुलरी तथा भाषा के सक्रिय एक्टिव रूप प्रदान करते हैं दोस्तों। पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी, देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों, 226 का दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करते, ऑप्शन नंबर 3 से पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है, बोध कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, बोध पठन का तात्पर्य छात्र गठित पाठ्य सामग्री से अर्थ निर्माण कर सके, अर्थात छात्र ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें उसकी समझ कहाँ तक बन पाई है। पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षिका छात्र की भाषाई समझ जानने के लिए बोध प्रश्न पूछती
कुश्ती है, अर्थात पठन का मुख्य उद्देश्य पढ़े गए पाठ से अर्थ ग्रहण करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था मिक्स्ड सिस्टम में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन दोस्तों उपयुक्त सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, डिजिटल दक्षता, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा अध्यापक के लिए निम्नलिखित कौशल संग्रह आवश्यक है। विषय वस्तु अर्थात जिस विषय के लिए अध्यापक है उस विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। शिक्षण शास्त्रीय समझ, पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग, शिक्षण शास्त्रीय समझ से तात्पर्य शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से हैं। डिजिटल दक्षता देखिए, डिजिटल एफिशिएंसी अर्थात अध्यापक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृत्ताकार पाठ्य चर्चा जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं हैं। विचार एवं अवधारणाएं क्या है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसका सही होगा दोस्तों। ये स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वृत्ताकार पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तक के लाभ। पाठ्य पुस्तक छात्र के स्तर के अनुरूप होती है। सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि पुस्तक को लगातार सतत कंटिन्यूअस रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, किंतु जहाँ जरूरत हो वहाँ पुनरावलोकन रिव्यू का भी प्रावधान प्रोविजन होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 भाग नहीं। मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, देखिए दोस्तों ऑप्शन 4 यही दोस्तों अधिगम कौशल का भाग नहीं है फ्रेंड्स। बाद बाकी देखिए ये सब ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछने और उत्तर देने की योग्यता सही है दोस्तों। अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल सही है। शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना, ये सही है दोस्तों। मगर अधिगम कौशल का भाग ये नहीं है दोस्तों, मातृभाषा अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। देखिए दोस्तों, द्वितीय भाषा प्रत्येक बालक के लिए नई होती है, इसीलिए शिक्षक को अभिव्यक्तिपूर्ण एक्सप्रेसिव हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र भाषा आसानी से सीख सके। छात्रों को द्वितीय भाषा के शब्दों को अभिव्यक्त करने और कल्पना करने के अवसर देने चाहिए। प्रश्न पूछने की छूट देनी चाहिए। छात्रों को द्वितीय भाषा लक्ष्य भाषा में ही बात करने के लिए अवसर देना चाहिए। मातृभाषा में अनुवाद करके द्वितीय भाषा सिखाना द्वितीय भाषा सिखाने की प्रभावशाली विधि नहीं है, अर्थात द्वितीय भाषा को प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड द्वारा सिखाना भाषा सिखाने की प्रभावशाली विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के कार्यों का अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती हैं और फिर शब्दकोश डिक्शनरी से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही हैं दोस्तों? तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। निष्कर्ष निकालना दोस्तों, टू ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का यह कौशल निष्कर्षात्मक बोध कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। अर्थात छात्र जब शब्दों के अनुमान लगाकर शब्दों को से अर्थ ढूंढता है तो पढ़ने का यह कौशल निष्कर्षात्मक कौशल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है। आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का आकलन करने के लिए छात्रों को अपने भावों विचारों आदि को अभिव्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। अर्थात जब छात्र वास्तविक स्थितियों में भाषा का प्रयोग करते हैं तो शिक्षक को यह समझने में आसानी होती है कि छात्र की भाषा पर पकड़ जितनी है और छात्र अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जितने रचनात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्तों। 231 नंबर तक क्वेश्चन किया फ्रेंड्स, और कल के सेशन फ्रेंड्स नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।